को है और 2 बजे तक की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। 30 जून को हवाई जहाज से हैदराबाद गया था गौहर। अजमेर पुलिस को मुखबिरी के जरिए मिली थी जानकारी। गौहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुस्लिम वेश बनाया और साथ में नमाज अदा करने के बाद गिरफ्तारी की। गौहर ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला भी किया। गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश करने से पहले मीडिया के सामने किया गया पेश। आज कोर्ट में होगी पेशी। गौहर पर अजमेर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी ने कहा, अजमेर में जुलूस की शर्तों का उल्लंघन हुआ, गौहर के बैंक अकाउंट की जांच करेंगे। गौहर चिश्ती के विवादित नारे से पहले भी नारेबाजी। 10 जून को अजमेर के ब्यावर में विवादित नारे लगे। ब्यावर में सड़क पर 17 जून को गौहर ने विवादित नारा लगाया। पटना में गिरफ्तारी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर पुलिस रेड। जलालुद्दीन अख्तर के घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी हुई। पटना फुलवारी शरीफ में 2 और गिरफ्तारी। मामले में आज 3 लोग गिरफ्तार। कुल 26 लोगों पर हुई एफआईआर। पटना में कोचिंग संस्थान पर बम से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 5 लाख की रंगदारी न देने पर बवाल। पटना एसएसपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। राइट विंग संस्थाओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लुलु मॉल में नमाज से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में एक आकृति जिसके सामने पढ़ी गई नमाज। आकृति के सामने अब कुर्सी टेबल लगाई। गिर सोमनाथ में भारी बारिश का असर। जमजीर झरना फिर से जीवित हुआ। दूर दूर से झरने को देखने आए टूरिस्ट। कच्छ के मांडवी नदी पार करना भारी पड़ा। पानी के तेज प्रवाह में बहा ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर और साथी की जान। कर्नाटक के गुलबर्ग में पानी का दलदला, लोग परेशान हुए। बसवेश्वरा मंदिर डूबा। तुंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश के तवा डैम में 13 में से 10 गेट खोले गए। नर्मदापुरम में निचले इलाकों की बस्तियों पर अलर्ट। गुजरात के भरूच जिले में झगड़िया जीआईडीसी में कर्ल ऑन एंटरप्राइजेस कंपनी में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। 7 दिन में चुन लिया जाएगा श्रीलंका का नया राष्ट्रपति। राजपक्षे के इस्तीफे देने के बाद हुआ फैसला। उत्तरी कैलिफोर्निया के शास्ता काउंटी इलाके में शराब की भट्टी में लगी आग। स्थानीय लोगों को इलाका खाली करने के आदेश। इक्वाडोर में 5.7 तीव्रता का भूकंप। जान बचाने के लिए सड़क पर भागे लोग। यूक्रेन के शहर वेनेत्सिया में रूस ने दागी मिसाइल। हमले में अब तक 22 लोगों की मौत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लुलु मॉल में नमाज से जुड़ा एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में एक आकृति नजर आ रही है जिसके सामने लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। अब आकृति के सामने कुर्सी टेबल लगा दी गई है और इससे पहले मॉल में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। मॉल प्रशासन की तरफ से इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और तहरीर के बाद पुलिस ने धारा 153A, 295A, 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं मॉल प्रबंधन का कहना है कि नमाज पढ़ने वाले अज्ञात लोग थे, उनका स्टाफ नमाजियों में शामिल नहीं था। ये कहा जा रहा है मॉल प्रबंधन की तरफ से। ये देखिए एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं लुलु मॉल का। नमाज पढ़ने वालों पर हालांकि अब अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्शन भी लिया गया है। विवाद के बाद नमाज यहां पर पढ़ी गई और वो आकृति भी आपको दिखा रहे हैं जिसके सामने बैठकर नमाजियों ने नमाज अता की। और अब हिंदू पक्ष की तरफ से हनुमान चालीसा की बात की जा रही है कि हनुमान चालीसा यहां पर हम पढ़ेंगे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं लुलु मॉल प्रबंधन ने हिंदू महासभा को आश्वासन दिया। शिशिर चतुर्वेदी से मुलाकात कर अरेस्ट का आश्वासन दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। महासभा ने आज सुंदरकांड का कार्यक्रम स्थगित किया। शिशिर का मॉल प्रबंधन पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से लोग गए, पुलिस के सामने बात की गई, तो मॉल प्रबंधन की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और आश्वासन दिया गया।
कुछ कर्मचारियों की लिस्ट भी यहां पर सौंपी गई है हिंदू महासभा की ओर से। लुलु मॉल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है शिशिर चतुर्वेदी से मुलाकात पर अरेस्ट करने का यह आश्वासन दिया गया है। हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने क्या चेतावनी दी है वो आपको सुना देते हैं। लखनऊ में जो लुलु मॉल है इसके खिलाफ कल मैंने प्रार्थना पत्र दिया था और ये आरोप लगाया था यहाँ पर नमाजियों के लिए एक स्थान बना दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में दिए गए नियमों और आदेशों का सरासर उल्लंघन है, क्योंकि ये जमीन जो ली गई है ये इसलिए ली गई है कि यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित किया जा सके, लेकिन यहाँ उपासना केंद्र बना लिया गया है, यहाँ पर एक मस्जिद का रूप का कार्य किया जा रहा है। तो ये लुलु मॉल ना होकर के लुलु मस्जिद बन चुकी है। और जिस लुलु मॉल के अंदर लोगों ने नमाज पढ़ी वहां अब क्या तस्वीर है, इस अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर मौजूद हैं और जिस जगह पर नमाज का विवाद लगातार बढ़ रहा है उस जगह की मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं। अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर नमाज अदा करने की बात कही गई थी और ये विवाद बढ़ने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि इन जगहों पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यानी इस जगह को पूरा कवर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार इस जगह पर जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं और ये लुलु मॉल का 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर के ऊपर ये पूरी घटना हुई थी। एक बार विवाद बढ़ने के बाद उसकी शिकायत की गई थी पुलिस में लुलु मॉल की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से भी, और उसके बाद दोबारा एक वीडियो रात के समय का है जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं और उसके बाद विवाद फिर बढ़ रहा है। लुलु मॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है और आज हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो यहाँ पर आकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, साथ ही साथ हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर लुलु प्रशासन इस पूरे मामले पर और क्या करता है। हालांकि FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन अगर इस जगह की बात करें तो इस जगह को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और आदर्श हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदर्श, हिंदू महासभा की तरफ से कहा जा रहा है कि लुलु मॉल नहीं लुलु मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरह की चेतावनी दी और क्या एक्शन लिया गया है, बताइए। देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो सुबह ही जो लखनऊ के DM हैं वो उनके साथ साथ ADM, SDM और उसके साथ तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुंचकर लुलु मॉल के अंदर जाकर वहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसका CCTV फुटेज जो है वो एक एक करके चेक किए। लुलु मॉल के तमाम जो कर्मचारी प्रबंधन के लोग थे वो उनके साथ मौजूद थे और कल ही लुलु मॉल की तरफ से जो उनके प्रबंधन के लोग हैं उनकी तरफ से एक FIR भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें जो लोग इस पूरे उसमें शामिल हैं उनको उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई गई है। और साथ ही साथ आज की बात करें तो आज चूंकि हिंदू संगठन की तरफ से ये कहा गया था कि आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, गायत्री मंत्र का पाठ किया जाएगा और उसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर न सिर्फ हिंदू महासभा के जिस व्यक्ति यानी शिशिर चतुर्वेदी की तरफ से ये दावा किया गया था, बात की गई थी, उसको हाउस अरेस्ट किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ मॉल की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए PSC की एक पूरी टुकड़ी जो है, कंपनी जो है, उसको यहाँ पर मॉल के गेट पर तैनात कर दिया गया है। और अभी की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि प्रशासन के साथ जो लुलु मॉल का प्रबंधन है वो कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले में आखिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं और कहाँ से वो लोग थे, उनको CCTV के आधार पर आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आदर्श। तो जिस लुलु मॉल के अंदर लोगों ने नमाज पढ़ी वहां अब क्या तस्वीर है, इस अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी यहां पर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर मौजूद हैं और जिस जगह पर नमाज का विवाद लगातार बढ़ रहा है उस जगह की मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं। अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर नमाज अदा करने की बात कही गई थी और ये विवाद बढ़ने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि इन जगहों पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यानी इस जगह को पूरा कवर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार इस जगह पर जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं और ये लुलु मॉल का 3rd। पटना के फुलवारी शरीफ में जब जलालुद्दीन और परवेज अतहर के घर पुलिस की रेड हुई उस दिन का एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज सामने आया है और इस CCTV फुटेज में पुलिस
जलालुद्दीन और परवेज अतहर को ले जाते हुए दिख रही है। रेड के बाद जलालुद्दीन और अतहर को गिरफ्तार किया और ये देखिए वो सीसीटीवी फुटेज जो टाइम्स नाउ न भारत पर है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे पुलिस की रेड होती है, रेड के एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये वो तस्वीरें जहां जलालुद्दीन और अतहर को पुलिस गिरफ्तार करते हुए ले जा रही है। पुलिस रेड का वीडियो सामने आया है। अब वो टाइम्स नाउ न भारत आपको दिखा रहा है। ये देखिए, साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से रेड की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तार करते हुए ले जा रही है पुलिस। मोहित ओम जुड़े हैं हमारे साथ। मोहित, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पुलिस ने कैसे रेड की और उसके बाद गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जा रही है। बिल्कुल, पुलिस को जो स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि पटना के फुलवारी शरीफ में इस तरह का कैंप चलाया जा रहा है जहां पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और खासकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को मारने की वहां पे एक साजिश रची जा रही है। इसके बाद पंजाब पुलिस, जब बिहार पुलिस ने वहां पर रेड की और रेड करने के बाद वहां पहुंची तो वहां से अतहर और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और उसका सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ के हाथ आया है और वो फुटेज दिखा रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है। हालांकि इस पे सीसीटीवी फुटेज के दौरान भी जो जलालुद्दीन के बेटे, उनका कहना है कि पुलिस जब जहां से जा रही है तो उनके हाथ खाली हैं और उनके हाथ में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं लगा जो पीएफआई से रिलेटेड हो। लेकिन पुलिस ने बताया है कि उनके हाथ में पीएफआई का काफी मटेरियल आया है जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो 2047 इन इंडिया के नाम से हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स में जिस तरीके की बातें लिखी गई हैं उसका भी पुलिस ने जिक्र किया। उसमें साफ बताया है कि किस तरीके 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है और साथ ही हिंदू नेता और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ जो उसमें जहर उगला गया है वो साफ दिखा है। साहब उसमें एक एक वर्ड्स को जो है वो पुलिस ने यहाँ पे बताया है और बताया है पुलिस ने कि इन दोनों का क्या अहम रोल था और इन दोनों की निशानदेही पे 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खुद अतहर ने पुलिस को बताया है कि यहाँ पे 26 लोग जो है इस कैंप में ट्रेनिंग ले चुके थे। अब इस मामले में पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां और की हैं। अरमान मलिक है उसके अलावा 2 लोग और हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके अब रोल जो है वो वेरीफाई किए जा रहे हैं कि आखिरकार इनका रोल क्या था। अरमान मलिक के रोल के बारे में बताया जा रहा है कि अरमान मलिक एक ट्यूटर है, वो उर्दू का टीचर था, उसके और साथ ही उसका फंड रेज करने का उसका काम था। और अतहर के बारे में बताया गया कि अतहर के 3 अकाउंट हैं जो सीज किए गए हैं, उसमें करीब 83 लाख रुपए मिले हैं और अब ईडी को भी इसकी जानकारी दी जा रही है कि पैसा कहां से यहाँ पर आ रहा था और किस तरीके की यहाँ पे ट्रेनिंग ली जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके जलालुद्दीन ने बताया कि यहाँ पे खाली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये प्लानिंग बहुत लंबी यहाँ पर की गई थी और इससे साफ नजर भी आता है। एक और बड़ी खबर का जिक्र यहाँ पर करते हैं। फुलवारी शरीफ केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। संदिग्ध अतहर, परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अतहर, परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक, अरबी उर्दू टीचर अरमान मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर में 26 लोगों के नाम शामिल हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एफआईआर में 26 लोगों के नाम शामिल हैं। कहां से तंत्र जुड़ा हुआ है ये समझिए आप, कैसी तैयारी की गई है और 2047 तक भारत को क्या बनाने की साजिश लोगों की तरफ से रची गई थी। इंडिया 2047 इस नाम से ये दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और इन्हीं दस्तावेजों को अब पुलिस खंगाल रही है। मोहित जुड़े हुए हमारे साथ। मोहित, इन दस्तावेजों में और क्या जिक्र किया गया है, क्या पहलू हैं जिन पर अब पुलिस बहुत बारीकी से काम कर रही है? लेकिन दस्तावेजों में साफ बताया गया है कि किस तरीके से जो 2047 तक
हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और जो हिंदू नेता हैं उनके खिलाफ जहर उगला गया है। कुछ नेताओं को इसमें मारने की प्लानिंग के बारे में जिक्र किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से एक जो बड़ी पॉपुलेशन है वो जो पीएफआई के साथ अगर दे दे तो हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको घुटनों पे ला देंगे। उसमें बात की गई है लोकसभा की सीटों की बात की गई है और बताया गया कि अगर हर लोकसभा में हमारी इतनी पॉपुलेशन हो जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत गए तो हम जो है सत्ता में आएंगे और यहाँ की जो जनता है, जहाँ के जो हिंदू खासकर जो पक्ष है उसके खिलाफ उसमें जहर उगला गया है। अभी सभी दस्तावेजों को वेरीफाई किया जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है उस ट्रेनिंग कैंप में कि किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि 26 लोगों के जो नाम आए हैं वो पटना के आसपास के शहरों के, आसपास के जिलों के हैं। लेकिन उसके अलावा बताया गया है कि इसमें केरल और कर्नाटक के लोग भी आके ट्रेनिंग लेते थे। जो ट्रेनिंग लेके यहां से लोग चले गए हैं, जो पुलिस के हाथ नहीं है, जिनके नाम सामने नहीं आए हैं, वो देश में कहां ट्रैवल कर रहे हैं, वहां किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में भी जांच करनी बहुत अब जरूरी हो गई है। इसलिए एनआईए को जांच करना, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है और आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएस खुरासान ने कवर पेज पर पीएम मोदी की फोटो छापी है। इस मैगजीन में बीजेपी के नेताओं की बात करके एक खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया है। बीजेपी नेता के खिलाफ हमलों का आह्वान यहां पर किया है। भारतीय युवाओं को बरगलाने और रेडिकलाइज करने के लिए यह आर्टिकल लिखा गया है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद शुरू करने के लिए भड़काने की कोशिश की गई है। ये देखिए तस्वीर तो पहले पेज पर जारी की गई। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कैसी साजिश है ये और क्या इसमें अभी तक आया है सामने? जी देखिए, आईएसकेपी ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के नए संस्करण, जो नया संस्करण आया था उसमें साफ तौर पे पीएम मोदी का जो फोटो है वो कवर पेज पे छापा गया है। साथ ही साथ ये जो पूरी आर्टिकल है इसमें तमाम तरीके से रेडिकलाइज करने वाली बातें लिखी गई है, जिसमें बीजेपी नेताओं की बात करके एक खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया गया है। इतना ही नहीं, किस तरीके से हमला करना है, क्या साजिश करना है, युवाओं को खासतौर पर बरगलाने और रेडिकलाइज करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। विशेष समुदाय के लोगों की पूजा पद्धति। जी ठीक है, लोगों को भड़काया कैसे जाए इस पर यहां पर जोर दिया गया है और नफरत कैसे फैलाई जाए ये इसमें जिक्र किया गया है। जो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में पीएम के खिलाफ पीएफआई की साजिश कैसे की गई और उसके बाद पीएम मोदी के नाम पर आईएसकेपी का जो खौफनाक प्लान है वो भी आपको बता रहे हैं। मोहित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, एक के बाद एक साजिशें रची जा रही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद के नाम पर भड़काने की तैयारी हो रही है। अनुज जिक्र कर रहे थे आईएसकेपी का, उसमें सबसे अहम बात है कि गुजरात और दिल्ली दंगों की बात की गई है। उसमें बताया गया है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है, इसलिए अब सबको एक होना है और हिंदुस्तान से बदला लेना है। और जिस तरीके से पीएम मोदी की फोटो इसमें लगाई गई है, इंडिया बिटवीन पेन एंड होप करके, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इनकी साजिश की तरफ कि किस तरीके से साजिश रच रहे हैं देश में अशांति फैलाने की। लेकिन लगातार एजेंसियों की निगाह है और एजेंसी लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है, लगातार सर्विलांस पे ऐसे लोग लिए गए हैं। मोहित बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, एक तस्वीर आई है, आईएस खुरासान ने कवर पेज पर पीएम मोदी की फोटो छापी है। बीजेपी के नेताओं की बात करते हुए खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया है, भड़काने की बात की गई है। हमलों का आह्वान किया गया है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। भारतीय युवाओं को बरगलाने के साथ साथ एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद शुरू करने के लिए भड़काने की कोशिश का जिक्र है। कैसे देखते हैं आप इसे? अभी मैंने सुना कि कोई कार्रवाई की बात चल रही थी, लेकिन असली जो कार्रवाई है वो इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ होना चाहिए। और ये इस्लामिक स्टेट की जो मैगजीन जो जाती है वो ऑनलाइन भी होती है, तो ऑनलाइन जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है उसका हमको और आपको कोई खबर नहीं है जी। वो हमारे और आपके बीच में रहने वाले ही मुसलमान है। आप ही की तरह वो बाजार जाते हैं, वो मॉल्स में जाते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अंदर की वो जो जिंदगी जीते हैं वो एक हमारे और आपसे बहुत अलग की जिंदगी है। वो एक ऑनलाइन जिंदगी है, वो पूरी जिहाद की जिंदगी है। वो कब इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं इसका कोई आजकल मतलब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
ये केवल जो हम समझते हैं कि मदरसों में ही केवल इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। और जो पढ़े लिखे, जिसको आप मतलब हमारा आधुनिक परिभाषा में आप पढ़े लिखे मानते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बाकी जो लोग हैं, वो जल्दी इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ लिख सकते हैं उसको। तो ये एक अजीब सी दुनिया है। ये दुनिया की कोई बॉर्डर्स नहीं है, ये केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं। अगर हिंदुस्तान तक सीमित ही होता तो फिर PFI सेक्स स्लेव्स बना के सीरिया में नहीं भेजता होता, फिर इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी से सेक्स स्लेव्स बना के इस्लामिक स्टेट पे नहीं लोग जाते। तो जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं उनको मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये एक अलग ही उनकी दुनिया है। और आप दिल्ली में रात के, आप पुरानी दिल्ली में आप चले जाए 12 बजे रात के बाद, आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी। वहां जो ये आप इसका आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। तो ये कहना ये वो रेडिकलाइज हो गया, वो रेडिकलाइज, सभी रेडिकलाइज। तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामना कैसे किया जाएगा? कैसे इन लोगों को चुना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा? जैसे आपने बताया बहुत मुश्किल है, आम लोगों की तरह घुल मिल जाते हैं ये। नहीं, सबसे पहले मेरा तो मानना है कि देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े एक एक्सपोर्टर है जिहादी मानसिकता के, क्योंकि आप ही के यहाँ देवबंद है, आप ही के यहाँ से बरेलवी विचारधारा जाती है, आप ही के यहाँ से अहले हदीस विचारधारा जाती है, आप ही के यहाँ से हिंदू, ये यूपी और बिहार के मुसलमानों ने ये पाकिस्तान बनवाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनाया, यही लोग कश्मीर में भी बवाल इन्होंने करवाया। तो देखिए, चीजें सबको मालूम है, लेकिन मीठी मीठी बातें। ठीक है, और इस बारे में सोचना होगा, इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ कदम भी उठाने होंगे। शुक्रिया RSN सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, सिचुएशन तो ये सभी देख ही रहे हैं, इस तरह से तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन दुनिया में इसको फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब कैसे इसको करेक्ट किया जाएगा, कैसे इसका सामना किया जाएगा? देखिए, लगातार एजेंसीज के रडार पे ये लोग हैं, खासकर से जो इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे जगह तक पहुंचा रहे हैं, उनके रडार पे हैं। अगर इंडिया में बात करें तो PFI जो जिस तरीके से अपने फंड रेस कर रही है दूसरे देशों से, और जिस तरीके से उस फंड का मिसयूज जो है वो कंट्री में कर रही है, लोगों को बरगलाने के लिए कर रही है, उस पर भी एजेंसीज की पूरी निगाह है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में जिस तरीके का मॉड्यूल सामने आया है, उसमें PFI का रोल बिल्कुल साफ निकल के सामने आ रहा है कि PFI ने किस तरीके से फंडिंग करी है कैंप को लगाने के लिए, और एक कैंप में क्या हो रहा है, आतंक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और जब वहां पे पटना पुलिस पहुंचती है IB के इनपुट के बाद, तो वहां से लोग गिरफ्तार होते हैं और बताया जाता है कि बकायदा 26 लोग यहां पे ट्रेनिंग ले चुके हैं, और वो 26 लोग कहां हैं, उसमें से 10 लोग पुलिस ने अभी हिरासत में ली है, 5 लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यह भी बताया गया इन 26 के अलावा भी दूसरे राज्यों से लोग यहां पे आते थे, खासकर साउथ इंडिया की बात की जाए तो केरल और कर्नाटक से लोग यहां पे आते थे। वो लोग यहां पे किस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे थे, किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे थे, और वो देश में कहां ट्रैवल कर चुके हैं, ये बड़ा एक सवाल है। और ये कहीं ना कहीं चुनौती है एजेंसीज के लिए उन लोगों को पकड़ना कि वो लोग अब कौन सी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं, क्योंकि ये गतिविधियां लगातार देश के अंदर चल रही हैं और जितनी भी एजेंसीज हैं वो लगातार इनको अपने रडार पे ले रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जब सफल नहीं हो पा रहे तो अपनी असफलता वो इस तरीके से निकाल रहे हैं, देश के खिलाफ बरगली बातें करके, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत की साजिश रच के और उनकी फोटो लगाकर अपनी जो अपनी एक उनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको आगे बढ़ाकर। तो ये अनुज भी है हमारे साथ में, मोहित अनुज भी हमारे साथ में। अनुज, बात चल रही है देश के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, जिनकी तस्वीरें छापकर इस तरह से बरगलाने की, भड़काने की बात कही जा रही है, खास समुदाय को जिहाद के नाम पर भड़काने की, लड़ने झगड़ने की बात यहां पर की जा रही है। जड़ें जमाने की कोशिश हिंदुस्तान की जमीन पर ये लोग कर रहे हैं, जिन जड़ों को खोदना बेहद जरूरी हो गया है। कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाएगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस बाबत जहां तक सुरक्षा एजेंसियों की बात किया जाए तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे रॉ हो चाहे IB हो, इस पर साल भर इस पर काम करती रहती है। और इस तरीके जी चलिए, लगता है अनुज से हमारी बात नहीं हो पा रही है। अनुज हमारे सहयोगी, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, PM के खिलाफ कैसे PFI की साजिश हो रही है, किस तरह से आगे कदम उठाया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन रच रहा है ये साजिश। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और हामिद अंसारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरोप यह है कि मुंबई पर 26/11 के हमले के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तान के पत्रकार
नुसरत मिर्जा को एक सेमिनार में भारत बुलाया। वो नुसरत मिर्जा जो आईएसआई का जासूस है। बीजेपी का आरोप सिर्फ तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस पर भी है, क्योंकि बीजेपी ने जो सेमिनार की तस्वीर सार्वजनिक की है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी नजर आ रहे हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में है। बीजेपी का आरोप है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। हामिद अंसारी ने देश को गलत जानकारी दी। संवैधानिक पद की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बीजेपी ने सवाल पूछते हुए कहा कि जासूसी करने वाला हामिद अंसारी के साथ क्यों है। ये सवाल यहां पर उठाए गए हैं। ये जो पाकिस्तान से आईएसआई को जानकारी देने वाले नुसरत मिर्जा आए थे, इनको वीजा क्यों दिया? इसका उत्तर नहीं आया। दोबारा मैं पूछ रहा हूं, इसका उत्तर नहीं आया कि जब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो यह नॉर्म है, यह एक प्रेसिडेंस है कि उसको 3 शहरों का अनुमति मिलती है और वीजा मिलता है। आपने 7 शहरों का अनुमति दी। यह खुद बात पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दबाव में जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे थे वो भी कार्य कर रहे थे। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए। अमित, माना जा रहा था यह मुद्दा उठेगा और अब यह मुद्दा उठ भी रहा है। सवाल उठ रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर कैसे सामना करेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है एक बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरह से कल हामिद अंसारी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जो कि उस वक्त के जो उनके सलाहकार रहे थे, जो मीडिया एडवाइजर रहे थे सप्पल ने अपने ट्वीट करके उनकी जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि किसको बुलाना है नहीं बुलाना ये सरकार तय करती है। तो ऐसे में सवाल के घेरे में इसीलिए आज गौरव भाटिया ने सीधे सीधे सवाल सोनिया गांधी से और कांग्रेस से पूछा कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ये जो बातें हो रही, क्योंकि उस समय तस्वीर भी बाकायदा तस्वीर रिलीज किया जिसमें जो बैठे हुए 2009 की तस्वीर है, और वो भी ऐसे वक्त में जब 26/11 हमले के कुछ दिन बाद की ये बातें हैं, और उसमें आईएसआई वाले को आप बुलाते हैं जो उससे एजेंट के तौर पर जिनका रिश्ता रहता है, और वहाँ पर जवाब जो दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो उसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों बुलाया गया, आखिर क्या वजह थी कि जब 3 जगह के वीजा दिए जाते हैं तो उनको 7 जगह की वीजा दी गई, और ऐसे वक्त पर बुलाने की जरूरत क्या थी? और अगर सरकार बुला रही है तो सवाल और गंभीर है, क्योंकि इससे पहले सवाल ये था बीजेपी का कि हामिद अंसारी ने ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया, उनके साथ मंच साझा क्यों किया। लेकिन अगर हामिद अंसारी की बात करें तो हामिद अंसारी ने एक तरह से पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि उस समय जो सरकार होती है, जो सरकार ये तय करती है, यानी कि मनमोहन सरकार पर सवाल हुए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी गंभीर मसला है, और इसीलिए उनका जवाब देना अब कांग्रेस को पड़ेगा कि जो सवाल उठाए गए हैं कि किस हैसियत से और क्यों बुलाया गया, इतने दिन की इतने जगहों की वीजा क्यों दी गई, और जो सवाल उठ रहे हैं वो सारे जवाब सोनिया गांधी कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जवाब सवाल देना उठाया होगा। भारत की सुरक्षा से जुड़ा ये मसला है, भारत की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, तो जवाब तो देना ही होगा, और जनता ये जवाब लेके भी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जिस इंटरनेशनल सेमिनार में नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी के बुलावे पर शामिल होने का दावा किया था, उसके आयोजकों में से एक एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा न सिर्फ उस सेमिनार में थे, बल्कि मंच भी साझा किया था। यह बयान दिया है डॉक्टर आदिश अग्रवाल, एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने। कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम एक है, जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उनके साहबजादे उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी 27 अक्टूबर 2009 को, और वो उसको अटेंड करा उन्होंने, और उसको अटेंड ही नहीं किया, वो उसमें
डायस पर थे, स्टेज पर थे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब भी डायस पर थे। तो जो आरोप बीजेपी, कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लगा रही है, उसका आधार है वो खुलासा जो खुद पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में किया था। आपको वो भी सुनवाते हैं। जी। तो मैंने वहां पर दौरे किए और वहां के जो 22 एक दफा ये दौरा तो 10 दिन का था, चंडीगढ़ का 2005 में, फिर बाद में 2006 में मैं गया तो हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और फिर चेन्नई गया। फिर इसके बाद में मैं जब एक दफा गया, 1 महीने के लिए गया, तो फिर वो मैं कलकत्ता भी गया, पटना भी गया, लखनऊ गया, और वहां पर उस जमाने में इलाहाबाद का भी मेरे पास वीजा था। तो खुर्शीद कुसूरी साहब जो थे वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे 7 शहरों का वीजा दिला दिया। अमूमी तौर पर इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया में तीन शहरों का वीजा देते हैं, जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो 3 शहरों देते हैं, उन्होंने 7 का दिला दिया। फिर बाद हम नहीं देख सके, उस दिन वहाँ पर वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, और वहाँ पर जो सारे उर्दू के अखबारात हैं, वो सारे अखबारात हमारे दोस्त हैं, जो उनके एडिटर साहबान जो हैं उर्दू के, और जो टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल, जिस वक्त मैं जाता था तो मैं कम से कम 10-20 चैनलों पर मैं इंटरव्यू देता था। 2010 में फिर हमें बुलाया गया, जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमें। खबर इस वक्त की आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दाखिल की गई है। PIL में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। ज्ञान वापी जो पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है और इसकी पूजा की मांग की जा रही है। मुस्लिम पक्ष की अलग दलील है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि वाराणसी में सिविल जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में भी इस मामले पर सुनवाई काफी लंबे वक्त से चली आ रही है, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने तर्क पेश करते आ रहे हैं। और अब इस मामले की सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में हिंदुओं की तरफ से शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी गई है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके सामने। ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है, ऐसा हिंदू पक्ष ने याचिका में कहा गया है। नीलाशीष चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीलाशीष, याचिका में और क्या जिक्र किया गया है? जो ज्ञानवापी मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर एक नई याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने सावन के महीने में ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी है। कहा गया है कि श्रावण का जो महीना है उसको जिस तरह से मनाया जाता है, शिव जी को पूजा दी जाती है, और इस वजह से ये जो शुभ मुहूर्त है, जो ये महीना जिसको शुभ माना जाता है, उसके चलते हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम अपने भगवान की पूजा करें, और इस वजह से ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये भी आपको बता दें कि हम जिस समय बात कर रहे हैं उसी समय वाराणसी के कोर्ट में भी मामला चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है कि मेंटेनेबिलिटी का जो इशू है वो निपट जाए जल्द से जल्द, और उसके आगे इन चीजों पे बात की जाए। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, अगले हफ्ते केस उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो उस वक्त देखा जाएगा कि इस याचिका पर क्या कहा जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार अगले हफ्ते करेगा, अभी तारीख तय नहीं हुई है नीलाशीष?
जी, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले हफ्ते सुनेगा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद है कि जो सारे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जानवापी को लेकर, उसमें सुनवाई होना है। अभी तक डेट आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते आ जाएगा ये डेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि 8 हफ्ते बाद वो सुनेंगे, जिस दौरान इंटरम ऑर्डर दे रखा था उन्होंने कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो अब जब वाराणसी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट सुन रहा है मेंटेनेबिलिटी पे, उसके आगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट देखता है इस मामले को, ये हमें देखना पड़ेगा। और नीलाशीष, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या उम्मीद जताई गई है? उन्होंने याचिका दायर की है, मांग की है कि सावन का महीना जो शिव जी को बेहद प्रिय है, इस महीने में शिवलिंग की पूजा अर्चना हो, जलाभिषेक हो। याचिकाकर्ता की उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से? जी, याचिकाकर्ता यही चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से सावन के महीने में पूजा अर्चना होती है शिव जी की, उसी के चलते जो भक्त है, शिव भक्त है, उनको मौलिक अधिकार है अपने भगवान की पूजा करने का, और ऐसे महीने में उनको ये अधिकार दिया जाए। ये मान के चलते हुए कि जो सर्वे में शिवलिंग मिला है, जो कहा जाता है कि मिला है, उसके चलते भक्तों को अपनी श्रद्धा, अपनी अर्चना करने का मौका दिया जाए, जब तक कि ये मामला निपट नहीं जाए। बिल्कुल, शुक्रिया नीलाशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका दायर की गई है और उस याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो श्रावण मास है, जो सावन का महीना होता है, ये हिंदुओं के लिए अत्यंत प्रिय होता है और ऐसे में शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिले। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। सिविल जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में इस वक्त ये सुनवाई जारी है और सुनवाई के बीच मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। मुस्लिम पक्ष में दो फाड़ की खबर भी आ रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी से अलग होने की मांग यहां पर उठा दी गई है। एक पक्ष ने कमेटी से अलग होने की मांग उठा दी गई है। देखिए, इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मुख्य प्रतिवादी हैं वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है। अब एक पक्ष ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी से अलग होने की मांग की है, यानी मुस्लिम पक्ष कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में दो फाड़ होता नजर आ रहा है। ज्ञानवापी केस को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और इन सब के बीच में अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर करने के लिए एक तरीके से मुहिम छिड़ गई है और ये मुहिम छिड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष का ही एक निर्धारा है, जिसकी ये मांग है कि अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर करके अब वो खुद कमेटी बनाकर इस केस को लड़ना चाहते हैं। और इस जो कमेटी का नाम है मरकजी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, और इस कमेटी ने बाकायदे जो वक्फ बोर्ड है उससे बाकायदे अपील भी की। हमारे साथ बातचीत के लिए मुख्तार जी भी हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर किया जाए? देखिए, कई बार इन लोग से संपर्क बनाया गया, हमारे लोग बनाए और ये लोग उस पर तवज्जो नहीं दिए। ये 7 लोगों की कमेटी है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस जो है, जिसके वर्तमान समय मुफ्ती अब्दुल बाकी नोमानी साहब सेक्रेटरी हैं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जो भी लोग हैं तो ये 7 ही लोग सीमित पर हैं। सारे लोग निगाह लगाए हुए हैं कि मुकदमे चल रहे हैं तो क्या उसमें हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये लोग खुद मुकदमे ना देख करके लोगों को भेज के मुकदमा दिखवाते हैं। ये लोग सही तरीके से न इतिहास का काम कर पा रहे हैं, न तो अपने लोग को दौड़ा रहे हैं। इस सब बातों को देखते हुए 22 तारीख को हम लोग अगले महीने में, ये हमारे जो बड़े बड़े लोग थे सारे लोग बैठे और एक कमेटी का चुनाव किया गया सदर साहब के आदेशानुसार, और उसमें मुझे सेक्रेटरी चुना गया। और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कोटा आ रही बड़ी, राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोटा के शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में दूसरी क्लास की इंग्लिश की किताब में बच्चों को उर्दू शब्द पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। आरोप है कि हैदराबाद पब्लिकेशन की किताब गुलमोहर बच्चों को पढ़ाई जा रही है और इस किताब में बच्चों को मां को अम्मी और पिता को अब्बू कहने की सीख दी गई है। साथ ही बच्चों को बिरयानी स्कूल लाने की भी सीख दी जा रही है। माता पिता का यह आरोप है कि किताब पढ़ने के बाद बच्चे बिरयानी की फरमाइश कर रहे हैं, बिरयानी मांगने लगे हैं। साथ ही ऐसी किताब पढ़ने से बच्चे हिंदू संस्कृति से दूर हो जाएंगे और किताब की आड़ में क्या मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं।
ये बच्चों को हमको बनाना आता है क्या? हम बना के भेजेंगे बच्चों के साथ में, ये शिक्षा देंगे बच्चों को कि बिरयानी बनाएंगे और आप स्कूल में जाके खाओ, ये तरीका है क्या? संस्कृति भाषा में ये बताया जा रहा है। बवर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। बवर, देखिए अलग अलग तरह से कड़ियां जुड़ रही थी, कहीं फंडिंग की जाती है, कहीं लोगों को बरगलाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को अब ये सीख दी जा रही है कि पिता को अब्बू बोलो, माँ को अम्मी बोलो और कहो कि हमें बिरयानी चाहिए। देखिए, इस तरह की किताबों से ये स्पष्ट हो जाता है कि किस सोच की तरफ आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं। देखिए, ये सर्वधर्म समभाव वाला देश है, यहाँ सांप्रदायिकता नहीं चलती है, किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती या उसकी एक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के आरोप है परिजनों का कि बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है, बच्चे बिरयानी की डिमांड करने लगे हैं। और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिर गई है और दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई उसमें दबने से। और यह आशंका जताई जा रही है कि इस मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं। मौके पर देखिए कैसी भीड़ मौजूद है। दिल्ली के अलीपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है इस दीवार में दबने से। राहत बचाव कार्य जोरों पर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस यहां पर राहत और बचाव काम में जुटी हुई है, जो स्थानीय लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। गैती फावड़े से उस दीवार के मलबे को हटाने की कोशिश यहां की जा रही है। भारी तादाद में लोग यहां मौजूद है। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर है। गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, कैसे हुआ ये हादसा? गौरव, ये हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी? जुड़ेंगे हमारे सहयोगी गौरव से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अलीपुर इलाके में ये दीवार ढह गई और दीवार ढही तो कई लोग जो वहां पर खड़े थे वो उसके चपेट में आ गए हैं। 4 लोगों की अब तक मौत हुई है और जो यहां पर लोग मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी, उनका यह कहना है कि और भी लोग इसमें दबे हुए हैं और उनको सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया गया है और आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और एक दूसरे की मदद से बड़े बड़े पत्थर यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है कि मलबे को यहां से हटाया जाए और मलबा हटेगा तो यहां पर लोगों को बचा लिया जाएगा। देखिए, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो सकता। बड़ी मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर बड़ी मशीन से मलबा हटाया जाएगा तो जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनकी जान पर खतरा बन सकता है और इसीलिए छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं छोटे छोटे औजारों की मदद से इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। 4 लोग फिलहाल अभी तक बताए जा रहे हैं कि अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में, लेकिन जो और लोग अभी यहां पर दबे हुए हैं उनकी जान को बचाया जा सके, इसी की जद्दोजहद इस वक्त की जा रही है। देखिए एक बार इन तस्वीरों को, ये वो दीवार जो गिरी और अब देखिए अवशेष मलबा वहां पर डला हुआ है और उसी को हटाने की कोशिश की जा रही है। कई और लोगों के दबे होने की आशंका है और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन स्थानीय लोग इस वक्त भरपूर सहयोग कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से ही पुलिस और प्रशासन की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। ये देखिए एक और तस्वीर और यही वो दीवार जो भर भरा के ढह गई और एक एक पत्थर को यहां पर हटाया जा रहा है। देखिए ईंटों की दीवार थी, अब यहां पर एक एक पत्थर को हटाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो गैती फावड़ा चलाकर, क्योंकि आंखें बंद करके गैती फावड़ा यहां पर नहीं चला सकते, कई और लोग फंसे हुए हैं यहां पर, तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए मलबे को हटाया जा रहा है। अनुज जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुज, क्या खबर है इस हादसे से जुड़ी हुई? जी देखिए, ये गोदाम था जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन
दीवार जो थी वो अचानक गिर गई, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि कई सारे मजदूर जो हैं, करीब 15 मजदूर के आसपास इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 4 मजदूरों की मौत बताई जा रही है, जबकि 7 से 8 मजदूर जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है। अभी भी लगातार राहत और बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। मलबे को हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड की करीब 4 गाड़ियां मौके पे पहुंची हुई हैं। उसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं और मलबा को हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पे दीवार जो बनाई जा रही थी वो किस क्वालिटी की थी, उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था कि अचानक ये दीवार जो है वो गिर गई, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है वहां पर जो तमाम चाहे फायर विभाग की टीम हो या पुलिस की टीम हो या स्थानीय लोग हैं वो जो है मलबे को हटाने की कवायद लगातार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा फिलहाल जो है वहां पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो सूचना आ रही है कि 4 मजदूरों की इसमें मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा मजदूर जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों के और दबे होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जो पुलिस है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक मलबा पूरी तरीके से हटाया नहीं जाता तब तक सही मायने में पिक्चर साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वहां पे कवायद लगातार जारी है, कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जांच का विषय हालांकि होगा कि दीवार में किस क्वालिटी का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये दीवार गिरी निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा किया जाता है कि आखिरकार इसमें मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, करीब 5000 फुट की ये पूरा जो एरिया था, जो गोदाम था वो करीब 5000 फुट का गोदाम था, जिसमें दीवार जो है वो बनाने की कवायद जो है वो चल रही थी। इसी दौरान अचानक दीवार जो है वो गिर गई। तो फिलहाल कवायद लगातार जारी है, मलबे को हटाने की कोशिशें जो है लगातार की जा रही हैं। जी कितना वक्त और लग सकता है इस मलबे को हटाने में? जैसा कि आपने बताया कि काफी बड़ा ये प्लॉट था जहां पर एक बड़ा गोदाम यहां पर बनाया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर वक्त तो यहां पर लग सकता है, लेकिन लोगों की जान बचाना बेहद जरूरी है। ज्यादा वक्त है नहीं, तो कितना और वक्त लग सकता है और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं इस वक्त मलबे को हटाने में जो इस्तेमाल किया जा रही है? जी देखिए, जैसे ही फायर विभाग को इस बाबत सूचना मिली, फायर विभाग की 4 गाड़ियां मौके पे पहुंची। हालांकि इससे पहले जो है पुलिस और स्थानीय लोग जो थे वो मौके पे पहुंच गए। मलबे को हटाने की कवायद, जो भी यंत्र उनके पास था उससे मलबे को हटाने की कवायद जो है वो शुरू की गई। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि 5000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये गोदाम है, और यही वजह है कि बड़ा एरिया होने की वजह से थोड़ी मशक्कत जो है, कवायद जो है वो जरूर की जा रही है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर विभाग का ये कहना है कि उनकी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। वहीं पुलिस और स्थानीय लोग भी मौके पे मौजूद है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मजदूर चूंकि काम कर रहे थे, बताया ये जा रहा है कि अचानक दीवार जो है वो गिरी है, जिसकी वजह से जो तमाम मजदूर वहां पे उस वक्त काम कर रहे थे वो सभी इसकी चपेट में आ गए। तो फिलहाल कोशिशें, कवायदें लगातार की जा रही है। निश्चित तौर पर थोड़ा समय और लगेगा, जैसा कि फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि थोड़ा वक्त इसमें जरूर लगेगा, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मलबे के अंदर कोई और तो नहीं दबा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि करीब 12 से 15 मजदूर जो हैं वो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 4 की मौत की बात बताई जा रही है, जबकि 7 से 8 मजदूर जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। तो लगातार कोशिशें जो हैं, क्या इस बारे में जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर इस हादसे में बच गए, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि जैसे 10 से 12 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, उनमें कितने पुरुष, कितने महिला, बुजुर्ग, ऐसी कुछ खबर अभी तक आई? जी देखिए, फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके, और जो लोग भी वहां पे काम कर रहे थे, करीब 12 से 15 मजदूर, वो सभी मजदूर जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए। तो फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद जांच किया जाएगा, उसके बाद पता लगाया जाएगा, और ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से हादसा हुआ, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर
कि आखिरकार कैसा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, ये दीवार आखिरकार क्यों गिरी, क्या दीवार बनाते समय जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके और यही वजह है कि तमाम तरीके की कोशिशें जो हैं वो फिलहाल की जा रही हैं, चाहे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो या लोकल स्थानीय लोग हों, ये तमाम लोग मिलकर मलबे को जल्द से जल्द हटाने की कवायद कर रहे हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज।